पहाड़ियों पर पुष्प वर्षा और उसके तुरंत बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिल्ली का दौरा। यूपी की सियासत में इस दौरे ने 2027 की चुनावी हलचल को और तेज कर दिया है। योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे, काफिला सीधे यूपी सदन गया और अब नजरें दिल्ली में होने वाली अहम मुलाकातों पर है। सबकी नजर, खास करके समाजवादी पार्टी की नजर। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हो सकती है। ऐसे में सवाल सिर्फ मुलाकात का नहीं है, सवाल 2027 के चुनावी रोड मैप का है, क्योंकि बीजेपी यूपी में चुनावी तैयारियां पूरी पहले से ही तेज कर चुकी है। पार्टी ने उन करीब 61 विधानसभा सीटों पर खास फोकस शुरू कर दिया है जहां पिछले चुनाव में चुनौती रही है बीजेपी को। बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने और कमजोर इलाकों के लिए अलग रणनीतियों पर काम कर रही है बीजेपी। यानी बीजेपी की नजर सिर्फ सरकार बचाने पर नहीं है, बल्कि 2027 में 2017 से भी बड़ा जनादेश हासिल करके दिखाना है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी भी अपना सामाजिक समीकरण मजबूत करने में जुटी हुई है। पीडीए के साथ ब्राह्मण वोटरों तक पहुंच बढ़ाने की कोशिश दिखाई दे रही है समाजवादी पार्टी की। वहीं कांग्रेस के भीतर भी यूपी में सपा के साथ गठबंधन को लेकर के आवाजें उठ रही हैं कि गठबंधन कर लीजिए। याद कीजिए, कांग्रेस पार्टी के भीतर यह कोशिश और चली थी कि बहन जी से गठबंधन कर लेते हैं। बहन जी, ये अलग बात है कि बहन जी ने भाव नहीं दिया कांग्रेस को, बहन जी ने भाव नहीं दिया, वापस गेट से लौटा दिया, आपने देखा होगा। ऐसे में योगी का दिल्ली दौरा कई सवाल खड़े करता है। क्या 2027 के लिए बीजेपी अब संगठन और सरकार के बीच तालमेल का नया खाका तैयार कर रही है क्या? क्योंकि संगठन और सरकार दोनों का विस्तार हो चुका है, आपने देखा भी, हाल ही में हुआ है। सवाल नंबर 2 कि क्या कमजोर 61 सीटों को लेकर के दिल्ली में कोई बड़ा मंथन, नया मंथन हो रहा है? होगा जब मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, तो क्या उससे पहले मंथन हो चुका है? सीएम को बताना है। सवाल नंबर 3 कि क्या सामाजिक समीकरण, बूथ मैनेजमेंट और विपक्ष के पीडीए का दाव का जवाब आज की रणनीति में शामिल है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या योगी की दिल्ली यात्रा यूपी में 2027 की लड़ाई के अगले बड़े अध्याय का संकेत है? क्योंकि जो नैरेटिव बनाया जा रहा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बस इसी सरकार में, अगले सरकार में अगर बनती है तो सीएम योगी का फेस नहीं होगा। आइए, मिशन 2027 बीजेपी का ये मेगा ब्लूप्रिंट आप देख ही रहे हैं। जीरो टॉलरेंस नीति से लेकर के तमाम मसलों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कीर्तिमान रचा। आइए इसी मुद्दे पर बहस करेंगे कि बीजेपी का मिशन 2027 दिल्ली में महामंथन। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए, 3 मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। रामकुमार पाल जी, बीजेपी के प्रवक्ता, रामकुमार पाल जी का बहुत स्वागत है। जगदीश सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, जगदीश जी का बहुत स्वागत, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। अनिल कुमार गर्ग जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक। अनिल जी का बहुत स्वागत मैं करूंगा। सबसे पहले मैं अनिल जी आपके पास ही आऊंगा, चूंकि ये मसला अनिल जी बहुत टेक्निकल हो गया है। अब जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली जाते हैं तब सियासी अटकलें जो है तेज हो जाती हैं उत्तर प्रदेश में, खास करके समाजवादी पार्टी के भीतर जो है सियासत हिलकोरे मारने लगती है। कैसे देखा जाए अनिल गर्ग जी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये दिल्ली दौरा? और सबसे खास बात यह है अनिल जी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात होगी गृह मंत्री अमित शाह से, अभी होने वाली है। हम सबको मालूम है उत्तर प्रदेश अब इलेक्शन मोड में चला गया है। 6 महीने के आसपास का समय बचा है उत्तर प्रदेश में चुनाव होने में। निश्चित तो उत्तर प्रदेश में अभी जो कुछ भी होगा वो इलेक्शन को ध्यान में रखे होगा। निश्चित रूप से अभी तो आप कह सकते हैं विधानसभा का जो सत्र चल रहा था उसमें जो अनुपूर्ण बजट था वो भी अनुपूर्ण बजट इसलिए था क्योंकि पूर्ण बजट ला नहीं सकते, क्योंकि आगे चुनाव। तो यानी विधानसभा का सत्र भी ये बताता है हमें कि भी इलेक्शन आ गया है, क्योंकि अनुपूर्ण बजट पेश किया गया, पूर्ण बजट नहीं पेश किया। तो इलेक्शन मोड का है तो नेचुरली बात है कि सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्ष पार्टी आने वाले 6 महीने में ज्यादा से ज्यादा सफलता कैसे हासिल की जाए इसके लिए पूरी मेहनत करेंगे, काम करेंगे। अब चूंकि
भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, वैसे तो कहने में तो राष्ट्रीय पार्टी समाजवादी पार्टी भी है, बहुजन समाजवादी पार्टी भी ऐसा ही दावा करती थी, कांग्रेस पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी है। लेकिन ये दो राष्ट्रीय पार्टियां, क्योंकि इनके जो आका है या बड़े नेता है या करता धरता है, आप जो भी शब्द देना चाहे दीजिएगा, उस दिल्ली में तो दिल्ली आना ही होगा। अब योगी जी को पीएम मोदी से भी मुलाकात करनी है, अपने गृह मंत्री जी से भी करनी है, अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी करनी है, यूपी के प्रभारियों से भी करनी है, आरएसएस से जुड़े हुए लोगों से भी करनी होगी, संगठन मंत्रियों से भी बात भी करनी होगी। तो मेरा क्या कहना है, ये आज ही खाता इन्होंने खींचना शुरू कर चुके हैं, बल्कि मैं तो सोचता हूँ कि इससे पहले कर चुके हैं। अभी तो उस खाके में और आगे कैसे बढ़ रहे हैं उसकी रिपोर्ट देना है और आगे क्या सुधार करने की जरूरत है वो बात करनी है। किसको कुछ चीजों को बदलना है, कुछ चीजों को जोड़ना है, और क्या ऐसा किया जाए अगले 6 महीने में सरकार द्वारा जिससे उनकी लोकप्रियता में इजाफा हो, बढ़ा हो और वो पहले के मुकाबले सीट जीत सके। तो क्या लग रहा है अनिल जी, क्या लग रहा है ये पूरा मसला सिंप्लीफाइड हो रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात से कि बीजेपी एक नई रणनीति पर चलने को तैयार है, बीजेपी एक नए रणनीति पर मंथन कर रही है, एक नया रणनीति बीजेपी के भीतर बन रहा है कि पीडीए का जो फुल फॉर्म बदला गया है, पीडी पंडित हो गया है अब, तो इस पर भी चर्चा होगी दोनों नेताओं के बीच में। कीर्तिमान जी, जिस तरह से पीडीए की फुल फॉर्म हमेशा बदलती आ रही है, पहले वो एक के लिए बदलती थी, अल्पसंख्यक होता था, कभी आदि आबादी होता था, कभी वो आदिवासी हो जाता था, तो वो तो चल भी रहा था। लेकिन जिस तरह से पीडीए की जगह पिछड़े और दलित की जगह पंडित कर दिया, तो मुझे लगता है समाजवादी पार्टी का सवाल आ जाएगा कि भाई आप बता दो, पीडीए कहते तो हम पंडित माने, पिछड़े माने, दलित माने या पंडित ही मान ले। तो फिर अगर पंडित मानते तो पिछड़े दलित कह के भाई साहब हम तो सोचते आप हमारी बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम रहने देते हैं आपकी हमारी राम राम। अगर वो राम राम में कहकर चलते तो फिर एसपी का क्या बच जाएगा? कि ऐसा ना हो कि आने वाले बच्चे के चक्कर में वो गोदी का बच्चा ही गंवा बैठे। तो मुझे लगता है कि यह पॉलिसी बनाने वालों को भी देखना पड़ेगा। दूसरी बात है, जो आपने पॉलिसी की बात की, देखिए पिछली बार 2022 में आरएलडी इनके साथ थी, सभासपा इनके साथ थी, आज बीच में मिन टाइम में दोनों पार्टियां चिपक के एनडीए के खेमे में आ गए। अब इनके पास क्या है? अब ये कांग्रेस से गठबंधन करेंगे नहीं करेंगे पता नहीं, क्योंकि ये सब एसपी सभी तरह के फॉर्मूले आजमा चुकी है। 2017 में कांग्रेस से हम गठबंधन करके दे चुकी है, दो लड़कों की जोड़ी ने कमाल नहीं किया। 2019 के अंदर बीएसपी के साथ जाके देख चुकी है, तो खास फायदा एसपी को, वोट परसेंटेज तो बढ़ा है, एसपी को फायदा, बीजेपी का वोट परसेंटेज तो बढ़ा है 17 के मुकाबले। अगर 22 में देखें तो 17 में करीब 39.7% था। एक करके आ रहा हूँ, मैं भी 2019 की चर्चा कर रहा था, एसपी की चर्चा कर रहा था। एसपी ने 2017 में कांग्रेस से गठबंधन किया था, कोई खास फायदा नहीं हुआ। उसके बाद 2019 में बीएसपी के साथ गई, एसपी को फिर भी फायदा हुआ, लेकिन बीएसपी को फायदा हो गया। 2022 में इन दोनों को छोड़ के आई तो आपका रिजल्ट सामने है कि अभी भी वो बीजेपी को मान, लेकिन बीजेपी की सीटें कुछ घटी थी इस समय और एसपी की सीटें बढ़ी थी, इसमें तो कोई तरह नहीं। एसपी इकलौती बड़ी पार्टी 111 सीटों के साथ आई थी, लेकिन 2024 के चुनाव में वापस कांग्रेस से आए, संविधान बदलने की बात आए करके आई, तो उस समय उनको फायदा हुआ और उस समय उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को नंबर 2 पे, एनडीए को नंबर 2 पे धकेला और नंबर 1 पे आए। तो अब उसके बाद लेकिन उपचुनाव हुआ, उपचुनाव में कांग्रेस के साथ गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने फिर बाजी मारी। तो सारे चुनाव का विश्लेषण करेंगे तो ये पाएंगे कि 2017, 2022 और 2024 को उपचुनाव ये है विधानसभा के। जहां आप कांग्रेस का नाम ले रहे हैं अनिल जी, जहां आप कांग्रेस का नाम ले रहे हैं, कांग्रेस के भीतर एक आवाज उठने लगी भाई कि समाजवादी कुछ क्लियर तो करें कि कांग्रेस पार्टी किससे गठबंधन करने जा रही है। समाजवादी पार्टी से गठबंधन करने जा रही है। बहन जी पर डोरे डाले थे इन लोगों ने, बहन जी गेट से वापस कर दिए। बहन जी ने वापस कर दिया कि भाई हम आपके साथ नहीं आएंगे। पूछा भी नहीं बहन। जितनी राजनीतिक समझ मेरे पास है कीर्तिमान जी, उसके हिसाब से मैं वादा कर सकता हूँ, दावा कर सकता हूँ कि बीएसपी और एसपी का गठबंधन होने दे रहा है किसी भी सूरत में। अब देखना ये है कि एसपी और कांग्रेस साथ जाएंगे। नहीं, बीएसपी एसपी तो किसी मायने में नहीं होगा, या बीएसपी और एसपी तो किसी भी कीमत पर साथ में बहन जी नहीं आने वाले हैं एसपी के साथ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस और एसपी में ये जो सारी लड़ाई है, कांग्रेस के जो
स्थानीय नेता अजय राय जी या बाकी लोग कह रहे हैं कि हम 403 पे जा सकते हैं, मुझे लगता है कि ये क्वाइट ये सिर्फ इतनी सी भर है कि हमारे को ज्यादा सीटें दी जाए। भाई हम अच्छे पार्टी है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में हमारा वो आधार नहीं है, लेकिन इतनी बेइज्जती भी मत करो भाई। छोटी सी तो कांग्रेस की मुश्किल ये भी है ना कि कई नेता अंदर ये कह रहे हैं कि भाई इस बार ये हम छोटे भाई की भूमिका में नहीं रहेंगे, या तो बराबरी का हिस्सा दीजिए आप मुझे। कीर्तिमान जी जो कह रहे हैं उनको भी अपनी स्थिति का एहसास है। अभी एसपी के साथी मेरे साथ बैठे हैं, इनको भी मालूम है कि भैया कांग्रेस के सारे नेता सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि बार्गेनिंग की जाए, ज्यादा सीटें हासिल की जाए, लेकिन ये टोटली निर्भर करता है कि कितनी सीटें देंगे। हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से नहीं, निश्चित रूप से अखिलेश यादव को तो अपरहेज है ही है, क्योंकि अखिलेश यादव की पार्टी सबसे मुख्य विपक्षी दल है, और अखिलेश यादव की पार्टी की वजह से कांग्रेस के सपा की वजह से कांग्रेस जीतती है, सपा की वजह से कांग्रेस जीतती है, कांग्रेस की वजह से सपा नहीं जीतती है। ये तो क्लियर है, इस बार अलग है। नहीं ये तो क्लियर इसलिए अलग है। नहीं बात सुनिए, मेरा आंदोलन इसलिए अलग है। 2024 में मैं मानता हूँ अगर कांग्रेस एसपी के साथ ना जाती और संविधान बदल देंगे ये नैरेटिव ना सेट होगा, तो जो स्थिति आई 2024 से ट्रेंड वो नहीं आते। और जो इनके परंपरागत वोट है जिसको ये MY कहते थे, उसमें से जो M है वो थोड़ा थोड़ा फिसलने लगा था एसपी से। ये कांग्रेस के साथ आने के कारण, क्योंकि कांग्रेस और एसपी के अलावा उनके पास कोई जाने को चारा नहीं था, इसलिए वो दोबारा एकजुट हुए। नहीं ये निश्चित रूप से एक फैक्टर ये इनके साथ ना होती और जो M नाम का वोट है अगर वो बाइफरकेट हो जाता तो जो रिजल्ट 2024 में लोकसभा चुनाव में इनको मिला वो ना मिलता। नहीं तो क्या आपको लगता है कि आप इस पे कांग्रेस के साथ की अगर बात करें अनिल जी, तो क्या आपको लगता है कांग्रेस का कार्डर बचा हुआ है, कांग्रेस की भूमिका है कहीं? मैं तो यही कहूंगा, फिर भी कहूंगा कि भाई सपा की वजह से कांग्रेस पार्टी का औचित्य उत्तर प्रदेश में, न कि कांग्रेस की वजह से समाजवादी पार्टी का। तो बड़ी भाई ऐसा है, वक्त की बात है, कभी कांग्रेस वहां पे सत्ता में होती थी, नहीं वो तो होती थी, लेकिन जब से नंबर 2 जब से समाजवादी पार्टी नंबर 2 पार्टी अभी भी, अगर देश की नंबर 2 पार्टी अभी भी कांग्रेस ही है सबसे ज्यादा। लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं है, लेकिन यूपी में नहीं, यूपी में नहीं। हाँ मैं कह रहा हूँ ना, इसलिए बड़ा भाई तो नहीं बनेगी, लेकिन छोटा भाई की भूमिका में कांग्रेस रहेगी और सारा बार्गेनिंग नहीं तो अंततः ये लोग दोनों साथ आएंगे। ओके ऑल राइट सर, लेकिन समस्या तो ये है ना कांग्रेस पार्टी के भीतर अब ये मांग उठ रही है कि भाई ना हमें बड़ा भाई बनना है ना छोटा भाई बनना, हमें बराबरी का हिस्सा दीजिए। इमरान मसूद जैसे नेता ये कह रहे हैं कि भाई हम 100 सीट से कम सीट नहीं लेंगे इस बार। इमरान मसूद और कई ऐसे नेता, कई ऐसे नेता। ठीक है सर, अनिल जी आ रहा हूँ, अनिल जी 403 में से आ रहा हूँ। अब थोड़ा सा एक 403 में से 100 सीटें मांगते हैं तो बड़ा भाई तो नहीं बनेंगे। ठीक है, तो छोटा भाई। हाँ ठीक है, इनिशियल कमेंट ले लो एक, मैं पहले इनिशियल कमेंट ले लो, आ रहा हूँ आपके पास सर अनिल सर। मैं अब सीधे बीजेपी पे आ जाऊंगा। रामकुमार पाल जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये दौरा क्या कहता है, कैसे देखा जाए दिल्ली का? देखिए, पहला सवाल आपका था कि चुनाव तो भाजपा के लिए चुनाव आखिरी कवायद कभी नहीं, निरंतर प्रक्रिया है चुनाव में कार्यकर्ताओं के साथ। और ये जो आप कमजोर सीट कर रहे हैं, ये हमारे लिए चुनौती की सीट है। इस चुनौती को सुधारा जाएगा और लड़ा जाएगा। 61 सीटों की बात कर रहे हैं? हाँ 61 सीटों की बात जो आपने कहा कमजोर सीटें, वो हमारे लिए चुनौती की सीट है, उस चुनौती को स्वीकार भी करना। अच्छा, क्या चुनौती हुई थी आपको पिछले चुनाव में? 61 सीटों में क्या दिक्कत आई थी पाल जी, रामकुमार पाल साहब? पिछले चुनाव में 22 के चुनाव में 61 सीटों पर कहां दिक्कतें हुई थी? बीजेपी को क्या मंथन से क्या निकला, आत्म मंथन से, और मंथन से क्या निकला, उसमें अमृत मंथन क्या निकला? कहां आप लोगों ने मंथन किया, कहां फेलियर हुआ 61 सीटों पर? मंथन में सरकार तो हमारी की पूर्ण बहुमत से बनी है, अब विपक्ष नहीं होगा तो सरकार चलेगी कैसी सर? नहीं जो विपक्ष की जरूरी सरकार तो बनी है, इसमें सरकार तो बनी है। अब मैं ये भी कह रहा हूं कि भाई 2017 से 2022 में आपका वोट प्रतिशत भी बढ़ा है, 41% हो गया, पिछले 17 में 39% था, तो वोट परसेंटेज भी बढ़ा है और सरकार भी आपकी बनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो 61 सीटों का जो आपने मंथन किया है कि भाई यहां पर हमको सेटबैक हो सकता है, जिस पर मंथन करने के लिए शायद सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे भी हैं यहां पर, तो क्या लगा पिछले चुनाव में जो यहां पर सेटबैक मिला आप लोगों को, उससे क्या सीख मिला है और क्या आप लोगों ने नई रणनीति बनाई है? देखिए, हमारी तो इनकी नई रणनीति, जैसे पी से पंडित बन गया, पीड़ित को छेड़ के, हमारी तो विकास की नीति है। जो
सुसज्जित कार्य चलाया है, जो जनता को सफल बनाया है, सफल रखा है, उसी के काम पे बल पे हमें जातिवाद की वोट नहीं करनी, जातिवाद की चीजों में नहीं जाना है। सीधा नारा है, जो कार्य किया है, जो लोगों ने उसका लाभ लिया है। अरे सर, ऐसे कैसे हो सकता है रामकुमार पाल जी? ऐसे कैसे हो सकता है? आपने भी तो सोशल इंजीनियरिंग की है ना, चाहे संगठन का विस्तार हो, आप देख लीजिए उसमें भी सोशल इंजीनियरिंग हुआ है, चाहे कैबिनेट का विस्तार हो उसमें भी सोशल इंजीनियरिंग हुआ है। तो सोशल इंजीनियरिंग बिना उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति चल ही नहीं सकती है। आप इसको डिनाइल मोड में डाल ही नहीं सकते हैं कि भाई सोशल इंजीनियरिंग किए बिना हम चुनाव जीत जाएंगे, कभी नहीं। उत्तर प्रदेश में तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, उसको आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं। रामकुमार पाल जी देखिए अखिलेश जी अभी क्या कर रहे हैं, ट्विटर से ऑफिस के इधर ही पंडितों का कार्यक्रम कर रहे हैं। और योगी जी ने 100 से अधिक मीटिंगें की है, कीर्तिमान जी 100 से अधिक मीटिंगें की हैं। जितने कार्य कर रहे हैं उतना जवाब में विपक्ष कहा है, लास्ट में रोना धोना करेंगे, जमीन पे उतर नहीं रहे। संगठन जरूर इनका है लेकिन जमीन पे कहाँ उतर रहे हैं। तो इतनी रैलियां की है मोदी जी के हिसाब से, अखिलेश जी ने बताइए तो सिर्फ एमवाई और पीडीए किया, अब पीबी बदल दिया, पंडित कर दिया। इनको 11% वोट चाहिए, इनके पास 18% वोट एम का है और 9% वाई का है। इनको 11% वोट चाहिए, उसके लिए पी को इन्होंने अपनाया। लेकिन जनता वो पी और डी और ए में नहीं आएगी। जनता कार्यों को देख रही है, विकास को देख रही है। आज सोचिए कि इनके 2012 से 2017 में अयोध्या का क्या था, इतना इसमें लोग आते थे, क्या उसकी रेवेन्यू थी। आज टारगेट है 70,000 करोड़ का। एक ही अयोध्या से है, फिर बनारस है, चित्रकूट है, जितने तीर्थ स्थल जो उसको किया गया है उससे लाभ किसको, प्रदेश को ही हो रहा है ना। आज प्रदेश की इकोनॉमी बढ़ रही है, प्रदेश में सारे आज ठीक है, आगरा लखनऊ ओके रामकुमार पाल साहब आ रहा हूँ आपके पास। हमारे विकास के कार्य जनता के साथ, जनता ठीक है, आपके साथ जनता है, ठीक है। आप समाजवादी पार्टी के पास जाऊंगा जगदीश। ओके सर, जगदीश जी बहुत डाउन लग रहे हैं आज, क्या बात है जगदीश जी? मैंने डाउन नहीं है, गुड मैन, सही है ना? आराम से सुन रहा था। अच्छा, नहीं है, आराम से बात सुन रहे हैं। अच्छा ठीक है। रामकुमार पाल जी कह रहे हैं कि इस बार जो हमने सोशल इंजीनियरिंग की है, जनता उस पर भरोसा कर रही है। और दूसरी बात यह है कि आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात जो हो रही है गृह मंत्री अमित शाह से, उसको समाजवादी पार्टी कैसे देख रही है? देखिए, इससे समाजवादी पार्टी का कोई लेना देना नहीं, उनका काम उनसे, हमारा काम नहीं। लेना देना तो है, ऐसे नहीं भाई, हमारा कोई काम लेना देना नहीं, हमारा केवल इतना नजर तो आप लोगों की रहती है। नहीं, जो आउटपुट आएगा उसको देखेंगे कि उसमें पॉलिटिकली क्या हमको क्या करना चाहिए। तो हम तो विपक्षी पे नजर रखते हैं, ये बात सही है कि लेना देना इतना रहता है विपक्षी का, सरकार के कामों पे नजर रखना। तो सरकार पे नजर वैसे ही समाजवादियों की है। और अब जो है इनकी विदाई का समय है, फड़फड़ा रहे हैं योगी जी, और पूरी भारतीय जनता पार्टी फड़फड़ा रही है कि अंतिम समय है, 2-4 महीने बचे हैं, जनता इनकी विदाई के लिए तैयार बैठी है। अच्छा, इस तरह से कुछ लोग तो कह रहे हैं कि नौजवानों छात्रों का, जगदीश जी, कुछ लोग कह रहे हैं कि पीडी के आपके फॉर्मूले के काट निकालने गए हैं योगी जी दिल्ली में। अब वो समय बहुत गुजर चुका है, पानी बहुत बह चुका है कीर्तिमान जी। हमारे काट इनके पास है नहीं। हम जो है इस समय उत्तर प्रदेश की जनता के आशा और विश्वास और भरोसे का प्रतीक बन चुके हैं श्री अखिलेश यादव जी। पिछड़े दलितों और के मसीहा है श्री अखिलेश यादव जी, और सारे वर्ग का जो भी भारतीय जनता पार्टी से शोषित पीड़ित है, जिसके साथ अन्याय और अत्याचार हुआ है, जो वो ये बिल्कुल मुट्ठी तान के खड़ा है पूरे भरोसा और विश्वास के साथ श्री अखिलेश यादव जी के साथ में। अब कुछ निकलने वाला नहीं है कीर्तिमान जी। अच्छा, अभी जो बहुत फड़फड़ाएंगे, तमाम तरह के नैरेटिव गढ़ेंगे। अच्छा, आप लोग एक बात और कहते हैं जगदीश जी कि भाई उत्तर प्रदेश में योगी जी को फ्री हैंड नहीं है। क्या आप लोग वाले नहीं है, जनता बहुत होशियार है। जगदीश जी, आप लोग एक बात और कहते हैं यूपी में योगी जी को फ्री हैंड नहीं है, इसमें कितनी सच्चाई है? योगी जी को फ्री हैंड नहीं है, ये कैसे आप लोगों को पता है?
क्या मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ, आपसे ही पूछ रहा हूँ। आप लोग कहते हैं ना कि योगी जी को फ्री हैंड नहीं है, सरकार केंद्र से उनके हाथों को बांध रखा है केंद्र ने, जो केंद्र कहता है वही करते हैं योगी जी। देखिए, ये तो जग जाहिर है, इनकी दोनों डबल इंजन आपस में टकराते रहते हैं, लेकिन उससे हमको कुछ लेना देना। डबल इंजन की टकराहट का ही नतीजा है कि देखिए क्या हाल हो गया है। 5,000 करोड़ की एक्सप्रेस वे लखनऊ कानपुर, क्या दुर्दशा है कि उसको पूरा पैसा खा गया वो क्या कहते हैं नवीन कोषाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। फिर आप वही भ्रष्टाचार, कल भी यही बोल रहे थे। ये नहीं, कल भी बोले और लगातार बोलेंगे। जिस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है, कीर्तिमान, ये पब्लिक मनी का दुरुपयोग है और भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए कि इनके खिलाफ बुलडोजर कब चलेगा, FIR कब होगी, कब इनके खिलाफ कार्रवाई होगी इस तरह के लोगों के साथ। कि 2 दिन सड़क नहीं चली, टूट गई यार, जिसमें 5,000 का 1 किलोमीटर में 100 करोड़ रुपया लगा। 1 किलोमीटर सड़क बनाने 100 करोड़ रुपया लगभग लगा। और तो कीर्तिमान जी के बड़ा दुखद है, हमारी भी तो सड़क बनी है, सिर्फ अखिलेश यादव जी ने बनाई है। अच्छा, एक बात बताइए ना, उसकी देख ली। जगदीश, एक बात बताइए, अगर मान लीजिए आप लोग के पीढ़ी का कुछ नया काट लेकर आ गई बीजेपी, क्या करने वाले हैं फिर? सोचा है कुछ आप लोगों ने? मान लीजिए लेकर, हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे रहा हूं। ये जो भी काट लेके आए, उसके जो भी इनको लाना हो लाए, इनको हम लोग रोकते थोड़ी जाएंगे। जनता भरोसा का बात तो जनता के भरोसे की हम क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ये डजंट मैटर केवल इतना करता है कि जनता जिस पर भरोसा है। और आज की डेट में जनता का भरोसा जो है योगी आदित्यनाथ और मोदी जी से टूट चुका है। चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो, सारे के सारे वर्ग इनसे नाराज हैं। और इनको जो है, जो सत्ता का चरित्र, लोहिया जी कहा करते थे, इस सत्ता का चरित्र रोटी जैसा होता है, ये पलटते रहिए तो सही सिकेगी और अगर एक तरफा रहेगी तो जल जाएगी। तो इनकी सत्ता भ्रष्ट हो गई है योगी आदित्यनाथ जी की। और उत्तर प्रदेश में जैसा कि 2024 में रिजल्ट आया था, जनता ने इन पे भरोसा त्याग दिया है योगी आदित्यनाथ जी पर। तो अब तो अखिलेश जी की बारी है। लेकिन जगदीश जी, कई सर्वे तो ये भी बता रहे हैं कि अभी भी सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ ही हैं। आपको क्या लगता है, अखिलेश जी से जनता का जुड़ाव किस मुद्दों को लेकर के हो गया है बदलते समय में? ऐसा कीर्तिमान, पहले अपने पहली बात का जवाब दे दीजिए। ये जो सर्वे है गोदी मीडिया के, इनमें जनता 1% भरोसा नहीं करती। हाँ। इनमें इन सर्वे का, अगर यही सर्वे अखिलेश जी को कहती तो आप कहते थे ये सर्वे बहुत अच्छा है, ये सर्वे बहुत सही है, सटीक है, सटीक विश्लेषण है। अखिलेश जी अब योगी जी को कह रही है तो गोदी मीडिया का सर्टिफिकेट आपने दे दिया। देखिए ऐसा है कि हमारी गरीब पार्टी है, इनके पास भ्रष्टाचार का कूट संपत्ति है, जो इन्होंने देश को लूट करके रखा, तो ये सब मीडिया उसी में चल रही है। हमारे पास कहां पैसा कि हमको कहेगी मीडिया। अच्छा ठीक है, लाइए जरा मीडिया कहेगी। ठीक है, जरा लाइए अनिल जी को, लाइए स्क्रीन पे। अनिल जी आप देखिए, जगदीश जी कह रहे हैं कि भाई अखिलेश जी पर भरोसा बढ़ रहा है यूपी में, और योगी आदित्यनाथ जी बढ़ चुका है, और योगी आदित्यनाथ जी से भरोसा उठ चुका है। क्या लगता है आपको, भरोसा बढ़ रहा है या फिर कुछ और है? यूपी में क्या हो रहा है? देखिए कीर्तिमान जी, राजनीति ना परसेप्शन सेट करने का खेल है, और चुनाव प्रचार इसी को कहा जाता है। चुनाव प्रचार में हर पार्टी ये परसेप्शन सेट करने में कोशिश करती है कि भैया हम सबसे आगे खड़े हैं, हम सबसे ज्यादा भरोसेमंद है, जनता हम सबको पसंद कर रही है, ताकि जो फ्लोटिंग वोट है वो हमारी काम आए। तो ये हर आदमी करेगा जब तक चुनाव के नतीजे नहीं आते। जगदीश जी की लाइन और राजकुमार पार्टी की लाइन बदलने वाली नहीं है, बदलेगी नहीं। लेकिन हम लोग जब समीक्षा करने बैठते हैं तो हम ये देखते हैं 2017 से 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सीट कम हुई थी, नो डाउट, लेकिन आपने बताया वोट परसेंटेज बढ़ा था। और फिर उसके बाद जो 2 साथी थे इनसे RLD और सभासपा, जो SP के साथ खड़े थे, वो भी भाग गए, वो भी बीजेपी के पाले में आ गए। हाँ। अब SP के पास BSP और कांग्रेस 2 विपक्षी हैं, और BSP बात नहीं करेगी।
तो कांग्रेस से हाथ मिलाने के अलावा एसपी के पास कोई चारा नहीं है। आप मिलाए या ना मिलाए और कहीं जाने का कोई तरीका है नहीं। एक दूसरी बात, 2024 के आपने लोकसभा चुनाव से अपने कंपेयर करते हैं कि हमारी सीटें बढ़ गई थी इसलिए हमारी लोकप्रियता बढ़ गई है, लेकिन उसके बाद हुए विधानसभा उपचुनाव जो वस्तुतः है योगी जी के शासन में यही उपचुनाव थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी जीती और एसपी पुरंदर हारी, इसकी कोई चर्चा नहीं है। तो एसपी को उसको विश्लेषण कर लेना चाहिए, क्योंकि 2024 का जो आम चुनाव था वो था प्रधानमंत्री मोदी जी के कामकाज का चुनाव। अनिल जी, क्या आपको नहीं लग रहा है अनिल जी क्या आपको नहीं लग रहा है कि समाजवादी पार्टी का जोश जो इतना हाई है उसके पीछे की वजह 2024 का लोकसभा चुनाव है? नहीं, ऐसा है, कोई भी राजनीतिक पार्टी ना जब खुद कमरे में बैठ के समीक्षा करती है उसको असलियत मालूम होती है। दोनों बातें अलग अलग है भाई। कमरे में बैठ के समीक्षा करना एक बात है और बाहर जाके नारे लगाना और अपना वक्तव्य देना दूसरी बात है। उनको भी अच्छे से मालूम है कि लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में हमारा हाल क्या हुआ और क्यों हुआ, उसमें विश्लेषण करेंगे। अखिलेश जी अब परिपक्व राजनीति के बन चुके हैं भाई, ऐसा नहीं है वो युवा है, ये बात ठीक है, लेकिन परिपक्व राजनीतिक है, उनको मालूम है कहाँ गलतियां हुई, उसको ठीक करने में लगे। लेकिन एक मैं सुझाव जरूर दूंगा जगदीश जी के माध्यम से समाजवादी पार्टी के नेतृत्व को, अगर समझ पाए कि आप बार बार पीडीए का फुल फॉर्म बन रहे हैं तो आपको नुकसान होगा। तब बदलिए, आपको जो पसंद आता है ना पीडीए, उसको रख लीजिए जो आपको पसंद आता है, लेकिन अटल रहिए, कम से कम जिस पे अटल रहिए उसका तो भरोसा होगा कि आप उसके साथ खड़े। जगदीश जी, ऐसा ना हो बात बदलते तो कोई भी आपके साथ खड़ा खड़ा। जगदीश जी लग रहा है इंटरेस्टेड नहीं है। जगदीश जी, अनिल गर्ग जी जो कह रहे हैं वो सुन रहे हैं आप? कह रहे हैं बार बार पीडीए फॉर्मूला नहीं, गर्ग साहब के बड़ा सम्मान करता हूँ, गर्ग साहब बहुत अच्छी बात करते हैं। नहीं तो आप, सबसे बड़ी बात है गर्ग साहब निष्पक्ष होकर बात करते हैं, इनकी बात को नहीं तो आप कुछ बोल नहीं रहे ना, आप कुछ बोल नहीं रहे। अनिल गर्ग जी ने एक सुझाव दिया आपको कि भाई पीडीए फॉर्मूला चेंज मत कीजिए, आप लोग को नुकसान होगा। देखिए व्यक्ति का व्यक्तित्व उसका परिचय होता है, और गर्ग साहब जिस तरह से अपनी बात चैनल्स में रखते हैं उसका मैं सम्मान करता हूँ। अच्छा चलिए ना, आप सुझाव भी मान लीजिए, आप सुझाव भी मानेंगे? अनिल गर्ग जी मैं अपेक्षा करूंगा कि मान जी गर्ग जी से कुछ सीखिए। रुकिए ना एक मिनट, अनिल गर्ग जी ये कह रहे हैं कि भाई आप लोग पीडीए का फॉर्मूला बार बार मत चेंज कीजिए, इससे आप लोगों को नुकसान हो जाएगा। नहीं तो मैंने तो कहा था कि गर्ग जी की बात का मैं सम्मान कर रहा हूँ, और मैं ये अपेक्षा कर रहा हूं कि आप भी गर्ग जी की बातों का और गर्ग जी के व्यक्तित्व का सम्मान करें। मैं तो उन्हीं की बात को आगे बढ़ा रहा हूं सम्मान करते हुए। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं भाई जगदीश जी बताइए कि पीडीए का फॉर्मूला बार बार क्यों बदल रहे हैं आप लोग? आप यूनो रिवर्स कर दे रहे हैं, आप जगदीश जी यूनो रिवर्स कर रहे हैं। हाँ बोलिए। आप जगदीश जी से तो उत्तर लेना चाहते हैं, जगदीश जी 3-4 बार दे चुके हैं, वो आप ही नहीं समझना चाहते तो फिर इनकी क्या गलती है? तो वही मैं कह रहा हूँ, 3-4 बार बता चुके हैं, वो 3-4 बार बता चुके हैं कि इस विषय पे वो कोई बात नहीं करना चाहते, ना उनके हाथ में है ना उनके वश में है। तो जब बात ही नहीं करना चाहते तो आप उनको बार बार क्यों बताना चाहते हैं कि भैया आप बताओ क्या करोगे? बता दिया ना, हाईकमान का मामला है, और मैंने भी इनको कहा करिए, नहीं मैंने ये नहीं कहा, मैंने सुझाव दिया है, अपनी बात पहुंचाइए कि राजनीतिक विश्लेषक ये बात करते हैं, आप इसको सोच लीजिए, बाकी तो फैसला हाईकमान करेगा, इसमें जगदीश जी आप और हम क्या कर लेंगे? लेकिन मैं जगदीश जी से कहूंगा कि अगर जगदीश जी ये बात दूसरी बात मुझे कहनी है, कीर्तिमान जी, चलो वापस आते हैं, बोलिए। दूसरी बात मुझे जो कहनी है कि देखिए, ये ठीक है कि उत्तर प्रदेश बिहार में जाति का धर्म के हिसाब से वोट भी पड़ता है और बहुत सारी चुनाव कलेक्शन भी, लेकिन मुझे लगता है उत्तर प्रदेश काफी हद तक इन सबसे ऊपर आ चुका, आगे बढ़ चुका है। तो अभी एसपी को भी ये छोड़ना पड़ेगा कि 2012-17 के बीच 2012-17 के बीच में जो कुछ किया, सॉरी 2012-17 के बीच में जो किया उसको गुणगान करना बंद करिए, क्योंकि उसके बाद 2 चुनाव हो चुके हैं जिनके कारण आपको हार मिली है। अगर उसमें इतना ही अच्छा किया होता तो जनता आपको हराती, तो कुछ नया सोचिए, नया बात, नया रोड मैप निकालिए। और दूसरी बात धर्म और जाति से उठकर बात करिए। अगर आप धर्म और जाति पे रहे, आपके पास एमवाई के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, नतीजा वही ढाके 3 बात होगा। तो आप ऐसा रोड मैप लेके आइए जिसमें आप बता सके कि हम सत्ता में आए तो हम जनता के लिए क्या करने वाले हैं। आप कभी जातिगत तो धर्म की राजनीति में होते हैं, कभी आप पीडीए करते हैं, कभी एमवाई करते हैं, कुछ भी करते हैं, जिससे कोई फायदा नहीं होने वाला। शायद जगदीश जी एक मिनट आ रहा हूँ सर, सनातन संस्कृति की बात होगी सर, तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी आप
ठीक है, कोसों आगे खड़ी है। ठीक है। आप सनातन धर्म के किसी भी मामले में, सनातन धर्म में, सनातन संस्कृति में भाजपा से ना तो आगे होड़ ले सकते हैं ना आगे जा सकते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है ठीक उसको है। कोई फायदा नहीं। ओके ओके अनिल जी, ठीक है, आ रहा हूं आपके पास। जगदीश जी, शायद आप लोग यही विजन नहीं बता पा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि जगदीश जी, जनता को विजन क्लियर कीजिए भाई, आप लोग आएंगे तो बीजेपी से क्या आप लोग अलग करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हमारी विचारधारा का ही बहुत बड़ा मुद्दा है। हाँ। समझ रहे हैं ना दीदी ना? भारतीय जनता पार्टी जो अनिल जी ने कहा कि वो अपने अपने रंग की राजनीति करते हैं, वो देश को तोड़ने वाली राजनीति करते हैं, भाई से भाई को लड़ाने वाली राजनीति करते हैं। उससे हम अलग हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने देश को लूट करके बर्बाद कर दिया, जो बात भगवान राम जी के करते, भगवान राम के ही मंदिर को लूटते हैं, जिस घर में रहते उसी घर में डकैती डालते। तो ये भारतीय जनता पार्टी का कल्चर है कीर्तिमान जी, और इस कल्चर को जनता समझ चुकी है कि कितने बड़े भगवान राम के साथी हैं और कितने बड़े लोगों के हमदर्द हैं। आज जनता जान चुकी, किसान नौजवान जिस तरह से नौजवान इनके खिलाफ आंदोलित है, जिन जी ने राम कुमार जी, अब आप लोगों ने, जगदीश जी ने ये मुद्दा पकड़ लिया। राम कुमार पाल जी, ये अयोध्या वाला मसला बहुत आने वाले समय में ये लोग उठाने वाले हैं। राम कुमार पाल जी, इसका कुछ ना कुछ काट आप लोगों को लाना होगा। ईंट से ईंट बजा देंगे कीर्तिमान। राम कुमार पाल से ईंट बजा देंगे। राम कुमार पाल जी, राम कुमार पाल जी, देखिए, जनता के बीच सवाल है कि काम किसने किया और नारे किसने लगाए, और इनके राम का मंदिर जो लूटे हो पाल जी, वो बताओ। हाँ, तो जगदीश जी बड़े आदर से बोलता हूँ कि राम के मंदिर को आप अवैध किए थे, अवैध कब्जा है राम जी का। आपने बाबरी मस्जिद के चलने वाले को मंत्री, अरे हमने क्या किया, हमारे बारे में बताइए। राजकुमार हमारे बारे में बताइए, आपने क्या किया, आपने क्या किया, उस बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए। अरे आपने जो अन्याय किया बोलेंगे नहीं हम, वर्सेस बुलाइए दोनों आप को। अपने बारे में बताइए। पूजा करते रहेंगे आपकी। नहीं, आप बनाया टारगेट है नहीं, आपने क्या हमारा किया है? सेकुलरिज्म के नाम के हिंदू को दबा के रखा है जगदीश जी आपने। आपने स्ट्रक्चर कमेटी दिया, आपने हलाल दिया, वक्फ बोर्ड दिया, हिंदुओं को क्या दिया, यादवों को क्या दिया? बात करिए कि एमवाई के संगठन में बात करिए कि उनको क्या दिया आपने? कुछ नहीं, सिर्फ ही बस ढोकलेबाजी करते। हमारी तो नीति है, पीडीए का जवाब है कि गणित, कार्य, विस्तृतता और रिकॉर्ड, ये दमदार डिबेट है। में हम कहते हैं कि दिमागी इतिहास रखे, जितनी सीटें इन्होंने अभी लाई है उतनी भी नहीं आएगी। बाप रे बाप रे बाप, ये तो बड़ा दावा है। जो राम गोपाल जी ने 92 में कहा था कि हम राम को बाबरी मस्जिद के लिए, और जो ऊपर चिपक गए वो चिपक गए, आए नहीं नीचे, और हमने मारा। मतलब राम कुमार पाल जी आप कह रहे हैं कांग्रेस, मतलब राम कुमार पाल जी इस बात का कीर्तिमान जी प्लीज, हाँ, मुलायम सिंह यादव जी हर मीटिंग में इस बात का श्रेय लेते रहे कि हमने इतने हिंदुओं को मारा, हमने इतने हिंदुओं को मारा। और अभी अभी माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है तो जगत गुरु शंकराचार्य से मिलकर आने के बाद साचा और ढांचा दोनों बदलेंगे। अनिल गर्ग भी बताइए, साचा तो ठीक है हम लोग है, ढांचा क्या है? 500 साल की तपस्या के बाद ढांचा बना है। अब वो सपना छोड़ देना कि ढांचा आप बदल दोगे। ये कहा अखिलेश यादव जी ने शंकराचार्य से मिलकर आने के बाद। इतनी आज की तारीख में भारत में किसी के पास हिम्मत नहीं है कि ढांचे के बारे में सोच सके। राम कुमार जी, लेकिन आप ये कह रहे हैं, एक मिनट रुके, आप ये कह रहे हैं राम कुमार पाल जी कि भाई हम ये लोग उतनी सीटें भी नहीं ला पाएंगे जितनी पिछली बार लाए थे कांग्रेस के साथ मिलकर भी। ये चंदा चोरी एक कर्मचारियों ने किया है, जो वहां पे 1100 कर्मचारियों में 10 कर्मचारियों ने कहा, वहां पे वहां के साधु संत को, वहां के पुजारियों को, वहां के समाज के लोगों को बदनाम कर रहे। और अयोध्या है रामानंदा 4 की पीठ, रामानंदा 4 साधु है, उनका अपमान कर रहे हैं लोग वेशभूषा में। और ये चंदा चोरी की ईद से ईद बुझाएंगे तो हम भी इनकी ईद से ईद फेंकेंगे। लेकिन राम गोपाल यादव क्या कह रहे हैं? साधुओं का नहीं चाहिए, पुजारियों का गलत है जो पप्पू यादव का। और उनके साथ नेता कौन थे? वही अवधेश कुमार, वही भदौरिया, आनंद भदौरिया, सब इन्हीं के लोग थे। तो दो मुंह नहीं दिखता है, ये जनता के अंधी बहरी का। अरे जागरूक हो गई है, भारत की जनता जागरूक हुई है। यूपी के तो क्या बात करते हो आप? अनिल गर्ग जी बोल रहे हैं, हाँ, बोलिए।
अभी कीर्तिमान जी, जगदीश जी ने मुझे कोट करके, तो मैंने बोला, बिल्कुल उल्ट बोला कि अनिल जी ये कह रहे थे, मैंने तो इसको उल्ट बोला था मेरे भाई। तो मुझे आपको कोट कर रहा था, कम से कम वो कोट करो जो मैं बोलता हूँ एक बार। मैंने तो अच्छा, जगदीश जी ने फोन किया आपको? सनातन पे जगदीश जी ने मुझे कोट किया अभी। अच्छा, कि अनिल अच्छा। जी, जैसे कि अनिल जी कह रहे थे और कहा वो जो बिल्कुल उलट था मेरी भाषा में। ऐसा नहीं करो भाई, जो मैंने कहा वही कोट करो। एक बात। दूसरी बात, मैंने आपसे ये कहा था कि दो मुद्दों पे जिसपे आप बार बार बात करते हैं, एक है पेपर लीक का मामला, दूसरा है दान चोरी का मामला। इन दोनों मामलों में आपको उल्टा ही मुक्ति खानी पड़ेगी। एक के मामले में तो आपको बता दिया बीजेपी के साथी ने कि भैया वो पूछेंगे, अच्छा ये अभी तो बता दो राम मंदिर बनना चाहिए था कि नहीं बनना चाहिए था। वो पूछेंगे अभी तो बता दो ढांचा हटना चाहिए था, नहीं हटना चाहिए था। वो पूछेंगे आप तो बता दो कि जन्मभूमि पे राम जी का मंदिर बना है, ये आप मानते हैं कि ठीक हुआ कि गलत हुआ है। आप फिर वापस जाना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपने कहा था किसी कीमत पे नहीं बनना चाहिए। तो आपको फायदा होगा नुकसान, आप सोचो। अगर आप पेपर लीक की बात करोगे तो 1992 में तो कल्याण सिंह जी जो एक्ट लेके आए थे, एंटी डोपिंग एक्ट, और आपने मुलायम सिंह जी की सरकार में आते इसको हटा के रवि बोलोगे आप तो लड़वानों के साथ आप कैसे पेपर लीक की बात करोगे? ये दो मुद्दों को कोई फायदा नहीं है। आप शोर मचाने के लिए अच्छा है। पिछली बार संसद में हमने सबने देखा था, जो पप्पू यादव ने उस समय ड्रामा किया था, उसके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर तो समाजवादी पार्टी थी। डिम्पल जी खुद बैठ के वहां पे तामझाम लगा रही थी कि भैया बैठने से पहले ठीक से सेटअप तैयार हो जाए। तो आप कितना भी कहें कि पप्पू यादव के साथ हम नहीं खड़े, वो क्यों सन्यासी भेज में आया, राइट, लेकिन राइट, उसकी पूरी राइट। अनिल गर्ग जी आ रहा हूँ आपके पास। अनिल गर्ग जी आ रहा हूँ। नहीं, अनिल गर्ग जी, एक क्वेश्चन आ रहा है, मैं पूछ लूँ आप जगदीश जी से। आ रहा हूँ अनिल जी आपसे पास। जगदीश जी, आपको नहीं लगता है क्या कि जब तक आप लोग राम मंदिर मामले में बीजेपी को घेर रहे थे यूपी में, तब तक ठीक था, लेकिन आपके शब्दों में पानी सिर से ऊपर चला गया तब जब आप लोगों ने पप्पू यादव के साथ मिलकर के वो नाटक नौटंकी संसद परिसर में किया है? अब तो आपको सेटबैक हो गया, अब वो मुद्दा अब वो पानी सिर से ऊपर चला गया है आपके, मतलब अब आप लोग नहीं उठा सकते हैं उत्तर प्रदेश में वो मुद्दा? आपको नहीं लगता बहुत डैमेज हो चुका है आपके लिए? जगदीश जी, जगदीश जी, मैं कह रहा हूं उठाया है, डंडे की चोट पे उठाया, लेकिन डैमेज भी तो हो गया। जो मुद्दा है जो क्या डैमेज आप तय करोगे कि क्या डैमेज हुआ क्या नहीं हुआ? अरे जनता अरे हम तय करेंगे। अच्छा, जनता की भावना को आहत पहुंची है भाई, ठेस पहुंचा है। मेरे भाई आप ऐसा है, आहत पहुंची है जो हनुमान जी को नचाया नितिन नवीन ने। नितिन नवीन अपना बूथ हार गए अपनी सीट पे। नितिन नवीन जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो उनको वो परिणाम मिल चुका, बूथ हार गए, उनको वो परिणाम मिल चुका। और आपने रुकिए भगवान का मंदिर, अरे नहीं, एक मिनट मैं बोल लूं जगदीश जी, उनको उनका फल, एक मिनट रुके ना जगदीश जी, उनको उनका फल मिल गया ना नितिन नवीन को। क्या आपको नहीं लगता आपको भी फल मिलेगा इसका जो आप लोगों ने किया है परिसर में? बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह भगवान राम, भारतीय जनता पार्टी थोड़ी की है, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस है। हाँ बोलिए अनिल जी, बोलिए। अनिल जी बोल रहे हैं। एक सवाल मैं जगदीश जी से लेना चाहता हूँ। आप चंदा चोरी की बात कर रहे हैं, उठाना भी चाहिए, अगर कहीं चोरी हुई उस मुद्दों को उठाना भी चाहिए, लेकिन एक चीज बताइए, क्या आप मानते हैं कि वहाँ जो बाबरी का ढांचा था, विवाद ढांचा, उसको हटा करके राम मंदिर बनाया जाना चाहिए था? और जो राम मंदिर बना है उसकी वैधता पे, उसकी वैधता पे आप लोग अभी मानते हैं कि ये जो हुआ वो एकदम अच्छा हुआ और आप लोग उसमें बिल्कुल शरीक हैं? आप चाहते हैं कि भगवान का राम मंदिर बनना ही चाहिए? जगदीश जी, लेकिन आप लोग को ये भी नहीं बोलना चाहिए, आप नहीं मानते थे, आज आप मानते हैं कि नहीं मानते? अखिलेश जी को ये भी नहीं बोलना चाहिए भाई। मानते हैं तो फिर चंदा चोरी की बात कर सकते हैं। अगर आप यही मानते हैं कि वहाँ पे भगवान राम जी का मंदिर ही नहीं बनना चाहिए था, वो ढांचा टूटना ही नहीं चाहिए था, फिर आप कैसे चंदा चोरी की बात करें? जगदीश जी, और ये भी मैं मानते कि राम जी का वहाँ पे ठीक है सर, जगदीश जी ये भी मैं जोड़ दूं इसमें, अखिलेश जी को ये भी नहीं कहना चाहिए जैसा कि रामकुमार पाल जी ने कहा कि भाई मैं आऊंगा तो सांचा ढांचा पूरा बदल दूंगा, पूरे अयोध्या का मैं नए तरीके से सौंदर्यीकरण कराऊंगा। ऐसे प्रश्न करो कि कम से कम हमें याद रहे। इतना लंबा चौड़ा बोले दे रहे हो, चुपे भी जवाब से अनिल गर्ग जी ने बोलिए। पहले अनिल जी की बात का जवाब दे दो। बोलिए। देखिए अनिल जी, बड़ी साफ सी बात है, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, आर्टिकल 141 कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है अनिल जी कि सर्वोच्च न्यायालय का आदेश जो जजमेंट होगा
पूरी इंडिया की टेरिटरी पे लागू होगा। और जो सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट है उसके हम भी बात है, पूरे देश की जनता बात है। वो मंदिर बना सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से, और ये समाजवादी पार्टी का पहले थे। समाजवादी पार्टी का कोई उसमें वो नहीं, समाजवादी पार्टी का पहले से यही था कि या तो आपसी बातचीत से मामला तय हो जाए या न्यायिक निर्णय से तय हो जाए। न्यायिक निर्णय से वो विवादित बात तय हो गई है, तो जो न्यायिक निर्णय है उसका हम सम्मान करते हैं, उसी के तहत मंदिर बना, उसमें किसी को श्रेय लेने की आवश्यकता नहीं है अनिल भाई। और ये आप अपनी बात का ऑथेंटिक जवाब समाजवादी पार्टी के आ रहा हूं राम कुमार जी, आ रहा हूं। एक जोड़ा है, मैं ये पूछ रहा हूँ, देखिए दो बातें बोलिए। एक थी मुलायम सिंह जी की सरकार, एक है कल्याण सिंह जी की सरकार। मुलायम सिंह जी ने कहा हम लॉ और ऑर्डर का पालन करते हुए हमें गोलीबारी करनी पड़ी, हमें इसका अफसोस नहीं। दूसरी थी कल्याण सिंह जी की सरकार, उनका कहना था मेरी सत्ता जाए जाए, मुझे जेल हो, मैं राम भक्तों को गोली नहीं चलाऊंगा। और उन्होंने राम भक्तों को गोली नहीं चलाने का ऑर्डर किया था, जिसके कारण उनकी सत्ता चलेगी। तो दो मुख्यमंत्रियों का एक ही संविधान को पालन करने का तरीका। दूसरी बात, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला दिया, लेकिन आपने क्या इसको स्वागत किया कि फैसला एकदम अच्छा था, ये होना चाहिए था, राम जी का मंदिर, राम जन्मभूमि का मंदिर उसी स्थान पे बनना ही चाहिए था, और हम इसका स्वागत करते हैं? ऐसा मैंने स्टेटमेंट अभी तक नहीं सुना है कि माननीय अध्यक्ष जी ने कहा हो कि ये फैसला स्वागत योग्य है और हम इसका स्वागत करते हैं, और राम जन्मभूमि पर जो मंदिर बनेगा, भव्य राम मंदिर, वो बनना ही चाहिए, हम उसके साथ है। ऐसा फैसला ऐसा मैंने नहीं सुना है। जगदीश अनिल भाई, मेरा जवाब आपके लिए पर्याप्त है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय चाहे कोई स्वागत करे या आपका शीर्ष नेतृत्व नहीं कह रहा, ये आप कह रहे हैं। कोर्ट हो जाएगा। जो मेरा जो ऑथेंटिक जवाब है आपकी बात पे, वो बिल्कुल सही। जो पहले समाजवादी पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर था, और वो स्टैंड आज भी है। तो ये पूरे समाजवादी पार्टी का स्टैंड है। हम लोग श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के अनुयायी है, जो कहते हैं डंके की चोट पे नहीं दिखे। अच्छा, तो ये पूरे समाजवादी पार्टी का स्टैंड है? हमको घुमा करके आप जगदीश जी, पूरे समाजवादी पार्टी का स्टैंड है? समाजवादी पार्टी का स्टैंड था, ये पूरा स्टैंड था कि या तो आपसी बातचीत में विवादित मामला तय। पाल साहब कुछ कह रहे हैं, पाल साहब के निर्णय को हम मानेंगे। राम कुमार पाल जी बोलिए, कुछ कह रहे हैं, बोलिए। देखिए, ये वही सपा है जिस एक केंद्रीय अधिकारी ने सलाह दी थी कि दोनों पक्ष आए थे, तो इनका तुलना मशूरा करके इनके आपस में बात करके किया जाए। उस सचिव को निकाल बाहर किया, 28 वकील खड़ा किए, जिलानी को सम्मान दिया जो बाबरी मस्जिद का चंदा भी जमा किया। ये कह सकते हैं कि बाबरी मस्जिद पे चंदे नहीं जमा हुए? उस चंदे का सवाल कभी पूछ सकते हैं? झूठ बैठ जाते हो, उस पर सवाल कब पूछ सकते? अरे झूठ ऐसा बोलो कि जो जनता थोड़ा बहुत भरोसा करे। वक्फ बोर्ड की जमीनें झूठ बोल रहे वक्फ बोर्ड की जमीनें झूठ मत बोलो भाई। इसका टीम बताता अध्यक्ष आजम खान, ये झूठ की बकवास करने के लिए बैठा दे हो क्या? वक्फ बोर्ड की लूट पे बताइए ना, वाई का तो वोट चाहिए, एम का वोट चाहिए, वक्फ बोर्ड की लूट जमीन पे बताइए, उसका हिसाब दीजिए। क्यों नहीं देते हो आप? जो सलाह मशवरे की बात करे उसको फाल से निकाल देते हैं, उसका नाम भी है। इस तरह का अन्याय किया इन्होंने। क्या झूठ है, क्या झूठ लग रहा है आपको? कहते नहीं। जगदीश जी स्टैंड रखिए आप, वो अपनी बात रख रहे हैं, तो आप झूठ क्यों बोलेंगे? उसमें क्या झूठ लग रहा है आपको जगदीश जी? नहीं, अब आप समझिए, आपको जो सच लग रहा है उसको तो आप बताइए ना, क्या झूठ है? आप बताइए राम कुमार पाल जी। क्या ये इनको बोले नहीं, आप वो बोल लिए, आप बताइए क्या झूठ लग रहा है आपको उनकी बातों में? झूठ ये लग रहा है कि जो इनको बोलना चाहिए, जो इन लोगों ने भगवान के मंदिर को लूटा, उसमें जरा दो शब्द बोल। अरे भगवान का उसमें बताया 500 साल की तपस्या के बाद बना। तुमने इस तरह बनाया है कि जवाब सुन लीजिए। खड़ा कर रहे थे तब आपके पास सवाल नहीं था, और आज आपको चैलेंज दिया है कि आप ये साबित कर दो। मथुरा का चैलेंज लीजिए, मथुरा का आगे करिए। आगे हम आज सभी तरह मंदिर का चैलेंज था ना हमारे सामने, किया गया ना उसको पूरा। आपने क्या प्रयास किया? विरोध में जिलानी को सम्मान दिया, बाबरी मस्जिद वाले को सम्मान दिया, उसको मिनिस्ट्री में लिया, उसको उत्तर प्रदेश का सॉलिसिटर बनवाया,
ये आपने सम्मान किया कसम उठाओ कि मंदिर तुमने बनाया है, कसम उठाओ मंदिर भारत की मंदिर जनता तुमने ने बनाया बनाया है। है। पूरे भारत की जनता के पैसे से बना मंदिर। तुम्हारे भारतीय जनता पार्टी एक नए पैसे का योगदान नहीं है। पैसे मुस्लिम वर्ग के लिए देते थे, उनको भी नहीं दिया, यादव को भी नहीं दिया आपने। जगदीश जी, बताइए आप। जगदीश जी, आप उनको कसम खिलवा रहे हैं। आप ये बताइए, आप ही लोग हैं ना जो कहते थे कि तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर कब बनाएंगे, ये आप लोग ही है ना, आप कसम खिलवा रहे हैं। मंदिर में राम भगवान अवैध कब्जा किया है, वरिष्ठ राम गोपाल यादव का 1992 का सदन में बयान है। अवैध कब्जे का भगवान आज अवैध कब्जेदार के ऊपर चंदा चुनी की बात करते हैं। अरे ईट से ईट क्या सब बजाइए, आइए चुनाव में मैदान में सारे बात हुई चीजें बाहर होगी। जितने कार्य किए, जितने शब्दों पे अभी अखिलेश जी ने कहा था पत्थर लगा लो, झंडा लगा दो, जगदीश जी को आवाज नहीं जा रही, मंदिर खड़ा हो जाता। और मजारे हरे चद्दर की होती है, उस पर सवाल नहीं करेंगे, कोई सवाल नहीं करेंगे। सारा सब दरगाह की करेंगे, उस पर कोई सवाल नहीं करेंगे। कीर्तिमान जी, ये सनातन के सच्चे भक्त ही नहीं। जगदीश जी चले गए क्या? जगदीश जी हैं क्या? आप बोलिए, जगदीश जी चुप क्यों हैं? आप बताइए क्या बोलना है? दीजिए जवाब दीजिए। ये तो कह रहे हैं कि आइए, आप ईट से ईट बजाने की बात कर रहे हैं। आप लोग वही लोग, हाँ आप लोग, एक मिनट आ रहा हूँ, अनिल जी आ रहा हूँ, अनिल जी आ रहा हूँ। मुझे लग रहा है अनिल जी जरा मुझे बता दे। जगदीश जी को इंटरेस्ट ही नहीं है, मतलब कीर्तिमान जी बहुत उग्र है। हाँ, जगदीश जी को इंटरेस्ट ही नहीं लग रहा। ऐसा है कि मेरी देखिए से सुन लीजिए। देखिए, अब मैं पार्टी से इस तरह कुछ बातें करूंगा। पार्टी, आप दोनों राजनीतिक पार्टियों के लोग हैं, लेकिन मैं पार्टी से तो एक छोटी बात डिस्कस करूंगा। अपने दिल पे हाथ रखिए, बताइएगा मैं गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ। देखिए, देश में 3 बड़े मुद्दे थे। एक राम मंदिर का था, एक ज्ञानवापी मस्जिद का है, और तीसरा मथुरा का है। और तीनों सर यूपी से जुड़े, बताइएगा सर, तीनों यूपी से जुड़े। कीर्तिमान जी, मैं क्या कीर्तिमान जी, मैं क्यों कहने जा रहा हूँ? क्योंकि हम चारों सनातन को मानने वाले लोग बैठे हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। आप मुझे बड़ी ईमानदारी से बताइए कि कोर्ट में जब प्रूव होगा ज्ञानवापी मस्जिद का मुकदमा चल रहा है और कृष्ण जन्मभूमि का मुकदमा चल रहा है। राम जन्मभूमि पे किस पार्टी ने क्या पास किया, इतिहास बन चुका है। समाजवादी पार्टी, बीजेपी, जो वो बात बोलते रहे, जनता को सब पता है ना, किसी के कहने से कुछ नहीं होगा। किसने किसके पक्ष में खड़ा था सबको मालूम है। लेकिन आने वाले भविष्य की बात करते हैं, एक बात। दूसरी बात, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ पे कृष्ण जन्मभूमि उसके साथ ही जो मस्जिद बनी है, आप मुझे बताइए, उस समय तो पूरे भारतीय सम्राट थे, उनके पास जमीन की कमी थी क्या कि वो मंदिर से सटा के उसको तोड़ के या उसके बराबर में ही चिपका के ही मस्जिद बना ली? ये सिर्फ और सिर्फ उस समय सनातन को नीचा दिखाने की प्रैक्टिस थी कि भैया हम यहाँ पे आपके शिव भगवान का सेवालय है, अच्छा मंदिर, तो हम इसको आधा तोड़ करके आधा घेर के बनाएंगे ताकि आपको दिखा सके कि आपकी कोई औकात नहीं है और हम जो चाहे वो करेंगे। ऐसे उन्होंने अयोध्या में किया, ऐसे उन्होंने काशी में किया, ऐसे ही उन्होंने मथुरा में किया। और ये सर्वमान्य है, अदालत के निर्णय जो मर्जी थे, उनके पास जमीन की कमी थोड़ी थी कि मस्जिद वही बनानी है। तो भव्य मस्जिद पूरे मथुरा में कहीं भी बना लेते, उसी जमीन पर मस्जिद क्यों बनाया कि जहाँ उन्होंने कृष्ण जन्मभूमि थी? चलिए मान लीजिए, यहाँ पे हमारे अनिल जी, मेरा क्या कहना है? दूसरी बात मैं खत्म कर रहा हूँ। हाँ, बोलिए सर। दूसरी बात, ये दोनों मुकदमे अभी न्यायालय में विचाराधीन। जो अपना चाहता है कि मैं बाबा शिव का भक्त हूँ, कृष्ण भक्त हूँ, सनातन हूँ और मैं इनके साथ खड़ा हूँ कि वहां पे होना चाहिए, उपस्थिति दर्ज कराए अपनी। देखो, ये भी बाद में इतिहास का हिस्सा बनेगी। बाद में कहते रहे कि हाँ हम भी साथ में थे, हम भी नहीं थे, बाद में कोई नहीं पूछेगा। आज है जरूर, जो साथ में होगा वो भी देखेगा, जो विरोध करेगा वो भी देखेगा। आप सनातन कर रहे हैं अनिल कुमार गिल जी, मुझे लगता है जगदीश जी उसे डिफर करेंगे, वो मानेंगे ही नहीं। सनातन पर आप सनातन का नाम लेंगे, वो कहेंगे भाई सनातन हम सेकुलर हैं, सनातन नहीं है। इस पर शायद उनको नाराजगी हो, शायद उनको नाराजगी हो, शायद उनको नाराजगी हो। मतलब सेकुलर का सम्मान करना होता है, बिल्कुल सेकुलर नहीं है। सेकुलर का मतलब सभी धर्मों का सम्मान करना होता है। एक धर्म का अपमान हुआ तो ऐसा नहीं होता कि इसका अपमान होना चाहिए। सनातन का मतलब सभी धर्मों का सम्मान होता है। राम कुमार पाल जी कुछ बोल रहे हैं, उसके बाद मैं जगदीश जी के पास ही जा रहा हूँ। बोलिए राम कुमार पाल जी, बोलिए। कीर्तिमान जी, सर्व सम्मान बोलता हूँ, ये देश सेकुलरिज्म नहीं है। सेकुलरिज्म इसलिए नहीं है कि हमारे मंदिरों पर सरकारी अधिकार है, 10 लाख करोड़ मंदिरों से लिया जाता है। 530 करोड़ वैष्णो देवी मंदिर, 1300 करोड़ सीधी उसकी हमारा साउथ का मंदिर इस तरह से लिया जाता है। द्वारका मंदिर से 78 करोड़ रुपया लिया जाता है सालाना। तो ये लोग दूसरे मंदिर, दूसरे चर्च
दूसरे मस्जिद दूसरे से कुछ लेते हैं, ये वही सेक्युलर मर गया। जहां मंदिरों का अधिग्रहण हुआ, जो मंदिरों के पैसे सरकारें ले रही है, वहां सेक्युलरिज्म मर गया। कीर्तिमान भाई, ये सेक्युलरिज्म का झूठा रोना और झूठा आईना दिखाना बंद करिए। जगदीश जी, योगी जी भी यही कह रहे हैं कि भाई ये चलिए आप लोग अयोध्या के लिए नहीं बोले तो कम से कम मथुरा में श्री कृष्ण भगवान के लिए तो बोल दीजिए। भाई अखिलेश जी को आना चाहिए, कहना चाहिए भाई चलिए मंदिर बनाइए, हम आपके साथ हैं। अब तो समझौता भी हो रहा है दोनों पक्षों के बीच में। झूठा सेक्युलरिज्म ऊपर नहीं करोगे जगदीश जी। कीर्तिमान जी, हाँ, कीर्तिमान जी, हम सबसे पहले बोलेंगे कि भारतीय जनता पार्टी, योगी महाराज और मोदी जी, जिन लोगों ने बड़े पैमाने में राम मंदिर में लूट की, वहां जमीनों पे घोटाला किया, और जिस तरह से इन लोगों ने लूट के, पहले उसका जवाब दे, फिर आगे देखा जाएगा क्या करते हैं। ये तो जिस तरह से इन्होंने भगवान के मंदिर को लूटा है, और जैसा कि इन लोगों ने 1 रुपया भारतीय जनता पार्टी के किसी आदमी का नहीं लगा है, सारा का सारा धन भारत की जनता। नहीं तो क्या आपको नहीं लग रहा मथुरा जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद आपके लिए एक मुद्दा है? आपको नहीं लग रहा जगदीश जी? हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं, ये मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इनके लिए बहाना है, भारतीय जनता, और उसको चला कौन रहा मुद्दा? आशुतोष ब्रह्मचारी जो हिस्ट्री टीचर है। आशुतोष ब्रह्मचारी चला रहे हैं ये मुद्दा, आशुतोष ब्रह्मचारी चला रहे हैं। एक मिनट रुके, एक मिनट अनिल जी रुके, जगदीश जी ये मुद्दा रुके ना, एक मिनट रुके ना, साउथ मैचिंग हो रही। जगदीश जी, आपको लग रहा है कि ये कृष्ण जन्मभूमि वाले विवाद में आशुतोष ब्रह्मचारी चला रहे हैं? हाँ, वही मुकदमा कर रहा है, आप जानकारी करिए। गजब बात कर रहे हैं, मतलब वो उसी ने मुकदमा किया। अनिल जी से पूछ लीजिए और अपनी जानकारी कर लीजिए। सनातन की आस्था से जुड़ा हुआ विषय है ये तो आपको चढ़ बढ़ करके इस पैसा लेना चाहिए। सनातन की आस्था को घेर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी ने अपराधियों के हाथ में सनातन को दे दिया। वो आशुतोष ब्रह्मचारी कौन है? अनिल जी बोल रहे हैं। अनिल जी शंकराचार्य जी के खिलाफ, शंकराचार्य के बारे में तो बोलिए मत। शंकराचार्य तो खुल के बैटिंग कर रहे हैं आप लोग के लिए, सपाचार्य कहे जा रहे हैं। जगदीश जी, अच्छा मैं आपको आगे की कहानी बता देता हूँ। ज्ञानवापी मस्जिद का वाला मामला हो या मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि वाला मामला, अंततः सनातन यहाँ पे जीतने वाला है और ये दोनों का भव्यता और मंदिर का निर्माण होने वाला है। लेकिन जब तक आप जीते हुए आप सपोर्ट नहीं करेंगे, फिर जो ट्रस्ट बनेगा उसमें आपकी भागीदारी नहीं होगी, फिर कुछ गड़बड़ होगा तो फिर आप कहेंगे देखो कृष्ण भगवान जी के साथ धोखा किया। आप वहां तक आके ही बोलेंगे या इससे पहले भी उसके साथ खड़े होंगे? मेरा ये कहना है, ये वक्त है कि आप सनातन के खिलाफ अगर खड़ा होना चाहते हैं तो आप आइए, ये जीतेंगे 100%, इसमें कोई शक नहीं है। मथुरा में भगवान कृष्ण पैदा हुए, इसमें भी किसी को शक है क्या? सर समझ नहीं कैसा नहीं, इनको शक है। मस्जिद बनाने के लिए सम्राट के पास एकड़ों जमीन थी, उनको यहीं पे मस्जिद क्यों बनानी थी? ये भी सबको पता है और ऐतिहासिक तथ्य भी इसके साथ है। तो मुझे लगता है सनातन पक्ष में जीतने वाला है। आप चाहे उसमें भागीदारी करें या विरोध करें, उससे कतई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बाद में आप कहने लायक नहीं बचेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ। नहीं, इनको शक है, तभी तो ये नहीं कह रहे हैं कि भाई शक नहीं है। शक नहीं है, ये जो अहम शब्द है ना चुनाव में, जो अहम शब्द है, ये इनको छोड़ता है अंदर से। नहीं तो इनका भी जाके जगदीश जी तो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि अंततः जल्दी से जल्दी वहां पे 2 भव्य मंदिर का निर्माण हो। क्यों जगदीश जी, मथुरा का आप मुद्दा उठा देंगे तो आपका एमओआई समीकरण नहीं बिगड़ जाएगा? जगदीश जी, क्या देखिए कीर्तिमान जी, किसका क्या बिगड़ता है क्या नहीं बिगड़ता है आप थोड़ी तय करेंगे। अरे ये तो जनता तय करेगी उत्तर प्रदेश में। जनता तय करती। जरा इनसे भी पूछिए, भारतीय जनता पार्टी से, जो आप केवल मेरे कहने का तात्पर्य। चलिए ठीक है, भारतीय जनता, चलिए हमारे पास समय कमी है। तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया, रामगढ़ पाल जी, जगदीश जी और अनिल गर्ग जी, तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया। लेकिन मिशन 2027 पर बीजेपी इस वक्त चल पड़ी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिल्ली आना, गृह मंत्री अमित शाह से उनका मुलाकात होना बहुत कुछ संकेत दे रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई अटकलें लगाई जा रही है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, खबरें लगातार जारी है।